स्वागत है आप सभी का। हम हैं अमरनाथ आपके साथ लेकर आपकी हिंदी की दवाई रात 9:30 बजे की श्रृंखला में। तो आइए करते हैं शुरुआत इस विषय की। हमने पिछले यानी कि सोमवार को यानी कल की कक्षा में एक प्रश्न जाते जाते दिया था और सोमवार का प्रश्न था कि आँखुभुक का अर्थ क्या होगा। ज्यादातर लोगों ने बताया है और कुछ तो ऐसे ही हैं जो यहाँ या एप्लीकेशन पर पढ़े हुए हैं और उनको याद था तो बता ले गए हैं। तो आप समझिए, आँखुभुक बिल्ली को कहा जाता है। गुरुजी क्यों कहा जाता है? यहाँ एक पर्यायवाची जानिएगा। आँखु माने होता है चूहा, भूख माने खाने वाली, तो चूहे को खाने वाली क्या हो जाती है? बिल्ली। इसीलिए इस आँखु से दो शब्द तैयार किए जाते हैं। अगर आपसे कभी परीक्षा में आँखु वाहन पूछा जाए तो चूहे का वाहन जिनके पास है वह हैं अपने भगवान गणेश, तो आँखु वाहन गणेश जी हो जाएंगे। और आँखु भूख आपको याद रहना चाहिए, बिल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब जब भूख की बात चली है तो भूख से भी कुछ एक शब्द बता देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए कंप्यूटर जी एक सादा पन्ना दीजिए और भूख से एक शब्द ले लेते हैं। भूख का मतलब होता है खाने वाला। भूख का में हलंत लगेगा, भा पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। भूख, इसका भाव निकलता है खाने वाला, ग्रहण करने वाला, वाली, जैसा भी अर्थ ले लें। तो अगर हमने कहा आँखु भूख, तो आँखु माने चूहा और भूख माने खाने वाला या खाने वाली, तो ये कौन हो गया जी? ये चूहा। ओ बिल्ली हो गई, बिल्ली। बिल्ली बिल्ली को आँखु भूख कहा जाता है। अच्छा मास्टर साहब, कुछ और भूख बताएंगे? हाँ जी बताएंगे। अगर हम इसी में हुत भूख कह लें तो हुत क्या है? आहुतियां हैं। हुत क्या है? आहुतियां हैं। और भूख माने खा ले वाला। आहुतियों को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करता है? अग्नि ग्रहण करती है, आग ग्रहण करती है। तो हुत भूख जो है वो आग का पर्यायवाची हो जाएगा। और मां साहब अगर हम इसी में कह दें अहि भूख, तो आप जानते हैं अहि माने क्या होता है? सांप होता है। और भूख माने खाने वाला, तो सांप को खाने वाला। तो एक तो पर्यायवाची वो गरुड़ हो जाते हैं। गरुड़ सर्प खाते हैं। और उसके अलावा वो क्या कहते हैं? मोर की पर्यायवाची और गरुड़ की पर्यायवाची, दोनों की पर्यायवाची में अहिभुक शब्द लिख दिया जाता है। क्या ये बात याद रहेगी अच्छे से? तो भूख से इतने सवाल। तो आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की हिंदी की दवाई। ये तो सोमवार का सवाल था। जाते जाते आज एक और क्विज दी जाएगी, उसका जवाब आपको ऑफलाइन कमेंट में दे करके जाना होगा। हम करते हैं आज के पहले सवाल की शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, उदार का विलोम क्या होगा? तो आपने रटा है गुरुजी? हमने तो रटा है। उदार का विलोम अनुदार होता है जी। अन और उसमें जोड़ दे उदार तो शब्द बनेगा अनुदार। अब अनुदार तो नहीं दिया है तो क्या करें? तो सुनो, उदार का जो एक भाव होता है वो होता है हर मामले में उदार, दान आदि देने वाला। तो इसका जो अपोजिट होगा वो दिए गए 4 ऑप्शन में कंजूस से बेस्ट कोई और न होगा। तो कंजूस के सिवा किसी और को लगा भी मत दीजिएगा। तो उदार का विलोम उदारता नहीं होगा, उदार का विलोम विशाल नहीं होगा, उदार का विलोम संकुचित माने सिमटा नहीं होगा। उदार का विलोम जो सबसे बेस्ट इसमें से निकल रहा है वो कंजूस। साफ साफ याद रखिए, आप कभी शब्दकोश में देखेंगे अनुदार, तो अनुदार का आपको अनुदार का समानार्थी मिलेगा कंजूस। सूम, क्या कहते हैं? सूम का धन चंडाल खाए, तो सूम, वो वाला सूम। तो याद रखेंगे, दिए गए 4 ऑप्शन में उदार के लिए जो बेस्ट आंसर है वो कंजूस है। आगे बढ़ते हैं और सवाल संख्या 2 पर हम प्रोसीड करते हैं। प्रकाश का विलोम दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होगा? मजे की बात यह है कि इसमें से 2-3 तो लगभग उत्तर एक जैसे लगे रहे हैं, लेकिन आप इसमें से सब सर्वोत्कृष्ट उत्तर क्या मानेंगे? तो यहां पर विलोम में एक कंसेप्ट आता है, बिरादरी का कंसेप्ट। बिरादरी का कंसेप्ट आता है। जी हाँ गुरुजी, बिरादरी का कंसेप्ट आता है। तो बिरादरी के कंसेप्ट में प्रकाश का विलोम उजाला की रोशनी की चमक की अंधकार क्या होगा? तो प्रकाश ठेठ तत्सम शब्द है और उस बिरादरी में जब आप विलोम खोजने जाएंगे तो अंधकार के सिवा आप किसी और को नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। याद रहेगी बात गुरुजी। 3 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी करेंगे, व्याख्या पूरी करके जाएंगे हाँ, लेकिन तनिक गति में रहेंगे। ब्याह में पहुंचना है। हम आपके लिए एक क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड करके आपको अभी मिल रही है।
और एक विवाह में पहुंचना है तो जल्दी जाते हो लौट आते तो मज़ा ना आता, तो तनिक देर में जाएंगे। हमारे सहपाठी रहे, उन्हीं की विवाह है तो जाना जरूरी है। एक आखिरी है, बच गए रहे अभी तो इन्होंने पड़ जाएंगे आज। अब उम्रों पर अंदाजे ना लगाने लग जाए गुरु जी इतनी। हाँ, जितने हम दिखते हैं उतने हैं नहीं, और जितने हम हैं उतने दिखते नहीं है। मतलब बच्चे कुछ सहपाठी हैं जिनका ब्याह हो रहा है अभी, तो अत्यधिक इंटरमीडिएट के सहपाठी है। वो जो फोटो हमने डाली उसमें कोने में वो भी खड़े हैं। देखिए अत्यधिक का विलोम क्या होगा, दिए गए 4 ऑप्शन में से अत्यधिक का विलोम क्या होगा? कम होगा कि बहुत होगा कि न्यूनतम होगा कि अल्प होगा? सवाल बहुत बढ़िया है, सरल सवाल, सारे सरल सवाल हैं, लेकिन मजेदार सवाल हैं, तनिक दिमाग लगाने वाले सवाल हैं। तो अत्यधिक का जो विलोम होगा वो कम नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, न्यूनतम भी नहीं होगा, अल्प होगा। कायदे से गुरुजी आपने अत्यधिक लिखा था तो आप अत्यल्प कहते, अत्यधिक बहुत ज्यादा, अत्यल्प बहुत कम, लेकिन अत्यल्प नहीं देंगे तो क्या न्यूनतम कह देंगे? न्यूनतम तो अधिकतम, ऐसे ही बेस का एक सवाल बनाया था इस बार आरओ वालों ने। बहुत का विलोम कम लिखो, कम का विलोम बहुत लिखो। लेकिन अगर अत्यधिक कह रहे हो, अधिक शब्द ला रहे हो तो अल्प लाओ, और अत्यधिक के लिए अत्यल्प कहना ज्यादा बेस्ट होता। अत्यल्प नहीं दिया है तो अल्प मान लेंगे, बात खत्म। आइए सवाल संख्या 4 पर प्रोसीड करते हैं। 4 भैया 4। देखिए, स्वागत का समानार्थी शब्द क्या हो बताए? तो सरल सरल सवालों से मजेदार ऑप्शन गढ़े गए हैं आज के। स्वागत का समानार्थी क्या? तो गुरुजी स्वागत का समानार्थी प्रवेश, चीना, सत्कार, विदाई। नहीं, विदाई तो विलोम में आ जाएगा। अभिवादन की सत्कार क्या माने? क्या माने? समानार्थी पर्यायवाची क्या माने? अभिवादन मानिए, और का तुमको लग रहा है सत्कार? अगर सत्कार स्वागत का समानार्थी होता तो स्वागत सत्कार काहे बोला जाता? स्वागत माने अभिवादन आपने किया, सत्कार अब उनके लिए अच्छा, अरे भैया मिठाई खिला दो, अच्छा ये खिला दो। तो जो स्वागत के बाद सबसे पहले बुलाते आइए, स्वागतम स्वागतम, अभिनंदनम अभिनंदनम, आइए। अब जब बैठ गए तो बैठाने के बाद जो लड्डू पेड़ा खिलाते हैं, जो हाथ पांव धुलाते हैं, जो ये सब करवाते हैं, इसको सत्कार बोला जाता है। अच्छा कार्य जब आपने किसी के लिए किया तो स्वागत के बाद सत्कार किया जाता है। स्वागत सत्कार समानार्थी नहीं, तो स्वागत का जो समानार्थी बनेगा वो अभिवादन ही बनेगा। ठीक, मजेदार सवाल। निष्ठा का समानार्थी शब्द क्या होगा? है वहां साहब आज कठिन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सरले में खेला कर दे रहे हैं। बताओ निष्ठा का समानार्थी। विश्वासघात, निष्ठा आदर, निष्ठा प्रतिबद्धता, निष्ठा समर्पण। क्या माना जाए? क्या माना जाए? देखिए, निष्ठा शब्द का जो मतलब होता है वो होता है निष्ठा। इसमें स्थिरता का भाव छुपा हुआ। स्था जो धातु है वो स्थिरता को, जो युधिष्ठिर में युधिष्ठिर बनाता है, वही निष्ठा में निष्ठा बनाता है। मतलब स्थिर होने का भाव निष्ठा में है। तो जिसमें ठहराव है वो है निष्ठा। आपने किसी के प्रति अपना ठहराव, अपनी अचल हो जाने का भाव दे दिया तो आप उस किसी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। तो विश्वासघात तो होगा नहीं, आदर तो होगा नहीं। समर्पण और प्रतिबद्धता, तो समर्पण माने सब कुछ दे देना, हम पूरी तरह से अपने आप को अर्पित कर दिए, तो समर्पण शब्द नहीं, प्रतिबद्धता, विश्वास, जुड़ाव, हम तुमसे बंधे हैं, हम आपके प्रति निष्ठा रखते हैं, हम आपके प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। संविधान के प्रति प्रत्येक संसद सदस्य प्रतिबद्ध होता है, तो प्रतिबद्ध, बंधा हुआ, जिस बंधे हुए का भाव महसूस करना, उसके प्रति स्थिरता का, उसके प्रति ठहराव का भाव करना। याद रखना, ये रटंत नहीं है सवाल, कतई मत रटने का प्रयास करिएगा। निष्ठा, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, हाँ रटिएगा नहीं। हम इस कक्षा में जब भी 9:30 बजे के सवाल लाते हैं तो हम चाहते हैं आपकी समझ डेवलप हो। रटना बहुत हो चुका, आप इन चारों को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसमें से उचित उत्तर निकाल पाने की क्षमता पैदा करें। एग्जामिनर का मन कर जाए वो भी ऐसे सेंसिबली सवाल गढ़ दे, और तुम किताब में, अब एग्जामिनर अब समझदार हो गया, उसको मालूम है तुम ये जो किताबों से रट के आते हो इससे अब काम नहीं चल रहा। हूबहू किताब से वो शायद पूछता हो, बना बढ़िया सवाल। अब वो जो सवाल आया था आपकी, क्या खूबसूरत ईरानी घोड़ा कहूं मिलेगा, लिखा हुआ
नहीं मिलेगा। तो बनाता है सवाल एग्जामिनर कंसेप्ट पर, तो ये बनाया गया प्रश्न है, गढ़ा हुआ सवाल है, और इस गढ़े हुए सवाल में 4 में से बेस्ट चुनना है, तो प्रतिबद्धता के सिवा कोई और नहीं मिल पा रहा है। विश्वास करना और समर्पण करना दो बात। समर्पण माने समर्पण, पूरी तरह अर्पित कर देना, हम समर्पण हो गए। और प्रतिबद्धता, हम जुड़ाव महसूस करते हैं, हम आपके प्रति, राजा के प्रति आप निष्ठा की कसम खाते हैं कि जैसा जैसा राजा करेगा हम उसके प्रत्येक वचन में स्थिर रहेंगे, उसके साथ, उसके संग रहेंगे। समर्पण हो जाना मतलब ले भैया मान ले, जी ले, जो करना हो। तो समर्पण एक अतिरिक्त, मतलब उसमें कुछ ज्यादा भाव पैदा हो जाता है। प्रतिबद्धता, विश्वास, जुड़े रहने का भाव, स्थिरता का भाव, निष्ठा है, जो कि उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या। अगर हम एक पर जाना चाहते, एक बढ़ के वो दोनों भाग जाता है। वह बहुत तेज चलता है, वाक्य के किस हिस्से में त्रुटि है? वह, अच्छा एक ऑप्शन और दे देते हैं, हाँ आपका भी दिल रह जाएगा। कोई त्रुटि नहीं, वह बहुत तेज चलता है, कोई त्रुटि नहीं। अच्छा, पूर्ण विराम का मतलब वो, हाँ आचार्य पंडित हमारी कक्षा देख रहे हो, कहें देखो पूर्ण विराम नहीं लगाया है। जो सवाल लिखा उसमें से उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन में पूर्ण विराम की गड़बड़ नहीं दी है, वो मिस्टेक है, टाइपिंग में रह गया है। हाँ तो उसको देख ले। दुनिया में आपको आदमी इकलौता एक ही मिलेगा जो अपने नाम के आगे इतने एडजेक्टिव लगाओ। जैसे पहले राजा महाराजा नहीं बुलाते थे, जिले इलाही फलाना। अरे यार, तो राजा अपने मन से नहीं कहता था मैं जिले इलाही फलाना धमाका अकबर बोल रहा हूँ। हाँ, उनके जो इर्द गिर्द वाले बोलते थे। ये महाराज तो खुद बोलते हैं मैं आचार्य पंडित। तो आगे कुछ कहने नहीं है। तो देखिए, वह बहुत तेज चलता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है बच्चा, कोई त्रुटि नहीं है। कोई यार, कोई अगला हमारे ऊपर 9 सीरीज लिख डाले तो थोड़ा बहुत तो नाम लिया ना जाना वाजिब है, मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें वह बहुत तेज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया विशेषण का सुंदर सा वाक्य बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। विशाल किसका विशेषण हो सकता है? विशाल किसका विशेषण हो सकता है? भवन का, आकाश का, समुद्र का, सभी का? विशाल किसका विशेषण हो सकता है? सोचने वाली बात है। सभी का विशेषण होगा गुरुजी। विशाल भवन बना हुआ है, यह आकाश विशाल है, समुद्र विशाल है, तो विशाल ये उसका फैलाव है। समुद्र की थाह नहीं लगा पाओगे तो अगाध हो जाएगा, और उसकी विस्तार पर चले जाओगे तो विशाल समुद्र, विशाल आकाश, विशाल आकाश की विशालता कहा जाता है, समुद्र की विशालता, भवन की विशालता। ये विशाल शब्द बहुत बड़ा के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में अगर हम विचार करें तो ये सभी के लिए विशाल का प्रयोग आपको मिलेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं विशाल समुद्र लिखा है तो गलत है, विशाल आकाश लिखा है तो गलत है, या आकाश की विशालता लिखा है तो गलत है, या विशाल भवन लिखा है तो गलत नहीं कह सकते। यह इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे सवाल भी एग्जामिनर का मन कर जाएगा गढ़ने का। अच्छा, हमारा मन किया कि हम आपको बर्तनी शुद्धि का सवाल पूछे, फिर हमको लगा कि आप अंदाजा काहे लगाते रह जाएं, तो हमने रूल के साथ पूछ लिया। मान लीजिए 2 शब्द पदम और अत्र को जोड़ा जाए। मैं रूले पढ़ाए दे रहा हूं, हम सवाल नहीं पूछ रहे, रूले पढ़ाए दे रहे। पदम और अत्र को जोड़ा जाए तो इनसे बनने वाला सही शब्द क्या होगा? पदमत्र, पदमत्र, पदत्र, पदमात्र। चलो सही बताओ मास्टर साहब। अगर हम इसकी बात करें तो हमको लगता है कि पदमात्र लगाया जाए क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, ये बनेगा पदमत्र। अब यहाँ एक रूल समझो, नियम समझो। यहाँ कोनो संधि वंधि खेला मर्जी आए मान लो, मर्जी आए न मानो, असल में संधि खेला नहीं है। एक बेसिक रूल है कि जब किसी आधे अक्षर के साथ स्वर मिलता है तो आधा अक्षर उस मात्रा को लेकर पूरा हो जाता है। तो पदमत्र, पदम अत्र। अब ये जो छोटा आ है ये इस माँ को मिलेगा तो आधा माँ हो गया पूरा,
तो ये हो गया पदम। अब आगे लगा देंगे त्र, पदमत्र। जैसे इसका उपाय, इसका रूल दिखाता हूं। जब आप पढ़ते हैं अन अवगत, अन, ठीक, और जब आप कहते हैं अन या अन, हाँ मतलब अवगत में कहा अन अधिक, और जब आप अन आगत, तो आप देखिएगा रूल कहता है कि आधे ना को जब स्वर मिलेगा तो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, और जो इसकी मात्रा होती है उस मात्रा को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आधा ना पूरा हो गया। अब बताओ क्या छोटा की कोई मात्रा होती है? नहीं गुरुजी, बस वो पूरा करने में सहायक होता है। तो अनधिक माने जो अधिक ना हो उसको बोलेंगे अनधिक। अब जब अन में आगत जोड़िएगा तो क्या होगा? तो जो अक्षर आधा है वो आधा अक्षर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद वाले की मात्रा ले लेगा। तो बाद वाले की मात्रा बड़ा की मात्रा है, तो इस पे लगा देंगे अनागत। अगर इसी अन में क्या जोड़ दें? इच्छा। तो रूल है आधे अक्षर के बाद यदि कोई स्वर आए तो आधा अक्षर पूरा हो जाता है और उस अक्षर की मात्रा को ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या बनेगा? आधा ना पूरा ना हो गया, छोटी की मात्रा इस पर लगा देंगे तो ये अनिच्छा बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? आई गुरुजी। तो पदम अत्र जब जोड़ेंगे तो आधे माँ का पदमत्र हो जाएगा, अनधिक अनधिक हो जाएगा। अब छोटा की कोई मात्रा होती नहीं, बड़ा की मात्रा का डंडा होता है, छोटा की मात्रा का कोई डंडा होता है? नहीं होता है। आधे का में जब छोटा आ जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है? का। जो बचपन में 12 खड़ी पढ़ी थी, कक्का की कुकू के काय कोका कंका, वो यही था कि आधे अक्षर व्यंजन पर स्वर चढ़ता है तब वो व्यंजन पूरा होकर के प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक, तो पदम अत्र पदमत्र बनेगा। ऐसा कोई जोड़ कभी जुड़े तो ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को कठिन बनाने का तरीका क्या था? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? हमारा मन हम पूछ लें तो तुम इसमें कहीं रह जाओगे। तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा शुद्ध है? अब तुम्हारा जी कहेगा अनाधिक लगा देना, अनाधिक लगा देना। अनाधिक नहीं होगा, अनधिक होगा, क्योंकि छोटा मिलेगा तो सिंगल में कोई मात्रा नहीं पाएगा, खाली पूरा कर देगा। बड़ा मिलेगा तो पूरा करेगा। ठीक, चलो 9 बाद सवाल संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। मां साहब 10 नंबर दिखाइए। जो कभी ना रुके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना रुके के लिए एक शब्द क्या होगा? अनवरत, स्थिर, विरल, अविरल। अनवरत, स्थिर, विरल, अविरल। अनवरत, स्थिर, विरल, अविरल। तो सुनो, विरल माने होता है दूर 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 दूर। ऐसे एक लड़का यहां बैठ जाए, फिर 1 मीटर पर दूसरा बैठे, फिर 1 मीटर पर दूसरा बैठे, तो विरल बैठे हैं। और अविरल माने जिनमें विरलता ना हो, दूरी ना हो, एकदम चिपके चिपके घने घने बैठे हो, तो अविरल कहा जाएगा। तो अविरल माने होता है घना या सघन, एकदम मिला के बैठे हो, सघन का भाव देता है अविरल। जब पानी को भाव निकलता है, हाँ, अविरल का मतलब जो विरल ना हो, अविरल हो, लगातार का भाव दे। तो जैसे पानी अविरल गति से बहता है, तो अविरल माने पानी और पानी के बीच में आप पानी के दो अणुओं के बीच में जगह नहीं पा सकते हैं, तो अविरल शब्द का प्रयोग उसी संदर्भ में किया जाता है। विरल का अपोजिट अविरल लिखेंगे। विरल है माने डिस्टेंस है, दूरी है। अविरल माने दूरी नहीं है, चिपकाव है, एकदम निरंतरता है, जुड़ाव है। अब दिए गए ऑप्शन में तो चूंकि गुरुजी ये अविरल इस तरह का भी भाव रखता है कि वो घने के संदर्भ में आ सकता है, जो विरल ना हो उसको अविरल कहेंगे। लेकिन अनवरत का डायरेक्ट मतलब होता है निरंतर, अनवरत का डायरेक्ट मतलब होता है लगातार। तो अगर ये होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जो अनवरत गति से चला जा रहा है, जो कभी ना रुके वो अनवरत। ठीक, जो कभी ना रुके वो लगातार, जो कभी ना रुके वो निरंतर। विरल माने दूर दूर, अविरल माने जो दूर दूर ना हो, माने सघन। तो यह अर्थ देने की वजह से दिए गए 4 ऑप्शन में से ए के सिवा कोई और उत्तर लगना वाजिब नहीं है। आज के सवाल स्पेशली बनाए गए, गढ़े गए, ताकि आपकी बुद्धि इन चीजों को समझ पाने में सक्षम हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। तो बताओ, जो सबको हो पसंद उसको क्या कहेंगे? तो जो सबको पसंद हो उसको सर्वप्रिय कहेंगे, जो सबको मान्य हो उसको सर्वमान्य कहेंगे, जो लोक में प्रिय हो उसको लोकप्रिय कहेंगे। सर्वप्रिय लगाइए, आगे बढ़िए।
सवाल संख्या 12। अच्छा नहीं 12 इसके नीचे होगा। जो सभी को स्वीकार हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, तो हमारा सब इसमें क्या है, सर्व स्वीकार्य होगा। ये साहब इतने सरल सरल सवाल का है पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जानिए कि हिंदी में बड़े गजब गजब पैटर्न होते हैं। उसमें एक पैटर्न है सर्व, सर्व का भाव होता है सब। अब कहिए सर्व जन माने सब लोग, सर्व जन हिताय, सब लोगों के हित के लिए। आप कह दें सर्व ग्राह्य माने जो सबके ग्रहण करने योग्य हो। आप कह दें सर्व प्रिय, सर्व माने सब, सब शब्द आएगा। यही सर्व शब्द प्राकृत में सब बना है और शब्द से क्या हो गया है, सब बन गया है। जब महात्मा बुद्ध कहते हैं सब्बम दुखम, तो वस्तुतः वो पाली में सब्बम जो बोल रहे हैं वो सर्व का सब बोल रहे हैं। सर्वम को ही सब्बम कहा उन्होंने और वही सब्बम हिंदी में आके सब बना है। तो सर्व शब्द पाली में सब यानी कि मध्य प्राकृत में सब और यहां आके सब बनता है। तो सर्व तत्सम है, सब अर्ध तत्सम है और सब पूरी तरह तद्भव माना जाएगा। तो सर्व कहीं जुड़ा हो तो सब का भाव उसमें से जोड़ लेना। तो अगर हमने कहा सर्व सर्वग्राह्य, हमने कहा सर्व प्रिय, सबको प्रिय। अब इसी में हम शब्द जोड़ दें सर्व आहारी, आहारी माने खाने वाला, तो सर्वाहारी शब्द सबका आहार, सब आहार ग्रहण करने वाला शब्द सर्वाहारी बन जाए। ठीक है। और सर्वग्राह्य, सर्वप्रिय, सर्व स्वीकार्य, सबको जो स्वीकार्य हो। तो सर्व शब्द लगा हो तो सब का भाव अपने जहन में रखिएगा। सवाल बनाते चलेंगे, सवाल वो जो भी बात आएगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्व मान्य जो सबको मान्य हो, सर्व स्वीकार्य जो सबको स्वीकार हो, सर्व प्रिय माने जो सबको प्रिय हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, सवाल संख्या 13 की ओर प्रयाण करते हैं। चलो भाई, जो जल्दी क्रोधित हो जाता हो, आजकल एग्जामिनर भी ऐसे सवाल बना ले रहे हैं तो हम सोचे हम वो बना ले। तुम उम्मीद करते हो कि रटा हुआ कठिन संस्कृत निष्ठ शब्द आएगा और वो खेल जाता है तुम्हारे साथ। क्रोधी, उग्र, उग्र माने जो एकदम तमतमाया, ऑलरेडी तमतमाया है, तभी तो उग्र का विलोम शांत बनता है, इसलिए उग्र नहीं लगाएंगे। त्वरित क्रोधी कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सी, तुनक मिजाज, चिड़चिड़ा, बात बात में अप्रसन्न हो जाने वाला, गुस्सा हो जाने वाला। दिए गए 4 ऑप्शन में से यदि बेस्ट चुनेंगे तो चिड़चिड़ा के अलावा किसी और को नहीं लगाएंगे। बात बुद्धि में जा रही है। ओह, प्रोसीड टू द नेक्स्ट सवाल। 13 के बाद 14 पर चलो गुरुजी। दे 14 पर चलो यार, कहाँ जाते। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? ये कुछ एडिट कर रहे थे, वही लिखा हटा। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? तो मास्टर साहब, ग्राम का तद्भव रूप गांव होता है, चंद्रबिंदी लगाएंगे। ग्राम में ग्रामीण और ग्राम का कोई मतलब नहीं है। नितांत सरलम, नितांत सरलम। 14 के बाद 15 शायद एडिटिंग में मिस हो गया है, सीधे 16 पा जाओ। जल किस प्रकार का शब्द है? जल 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 जल। गुरु जी, जल कैसा शब्द है? जल तद्भव शब्द है? नहीं, जल तत्सम है। जल कहो, वारी कहो, नीर कहो कि अंबु कहो कि तोय कहो, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं और संस्कृत में सीधे प्रयोग किए जाने से तत्सम हैं। अच्छा गुरुजी, क्या जल का तद्भव पानी हो सकता है? तो सुनो, जल का तद्भव पानी अगर कोई लिखे तो उससे कहो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ। जल तत्सम शब्द है और इस जल का कोई प्रचलित तद्भव नहीं है। हर तत्सम का तद्भव होना जरूरी नहीं है।
तो फिर गुरुजी पानी क्या है? तो पानी को हिंदी वाले उपयोग करते हैं जी, करते हैं, लेकिन पानी शब्द संस्कृत के, वैसे पानी डायरेक्ट तो संस्कृत में कहूँ कहूँ लिखा है, लेकिन ये हिंदी में धारा रूप से, धारा प्रवाह रूप से प्रयोग किया जाता है। और मूल शब्द पानीय माने पीने योग्य, तो तत्सम शब्द है पानीय, इसका तद्भव प्रचलित है पानी। तो पानीय का लिखेंगे पानी, लेकिन पानी को कभी जल वारि नीर अम्बुतोय का तद्भव मत लिख देना। तत्सम और तद्भव में एक बेसिक रूलिंग होती है। क्या होती है मां साहब? तत्सम और तद्भव में जो बेसिक रूलिंग होती है वो ये होती है कि उच्चारण में थोड़ी बहुत समानता मिले। अब जल को बिगाड़ो, जलू जला जुलू, कुछ नहीं, चल ही नहीं रहा है कुछ, वैरी वैरी यारी, नीर नीर नीर, कुछ नहीं। पानी शब्द प्रचलित है, जो संस्कृत शब्द पानी अब कठिन शब्द है, पानी या कौन बोले तो या गायब करते करते पानी हो गया तो चल जाएगा। पानी शब्द क्या है? इज इट क्लियर? एकदम। तो जल तत्सम शब्द है, कोई दुविधा नहीं रखनी। सवाल संख्या 17 पर, या एक बात बताओ यार, डबल डबल कैसे गायब हो सकते हैं? 16 के बाद 17 है। माता किस प्रकार का शब्द है? माता, ये रोज रोज पूछेंगे ताकि खोपड़ी में बैठ जाए, कोई झोली बाबा आके तुमको बकावे नहीं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माता संस्कृत, पिता संस्कृत, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सखा संस्कृत, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यदि कोई शब्द सीधे सीधे संस्कृत में श्लोक में प्रयोग किया जा रहा है तो कौन माई का लाल इस दुनिया में पैदा हो गया जो उसको संस्कृत से खारिज कर दे, कहे नहीं ये बिगड़ा हुआ रूप है कोई? जब कोई कहा करे तो हाथ जोड़ के उससे कहा करो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। समझो? हाँ, तो माता तत्सम, पिता तत्सम। अब कहा गुरुजी माता का तद्भव बताओ। तो सुनो, हाँ, यहां एक कंफ्यूजन, मातृ भी तत्सम, माता भी तत्सम। माता को खाली माँ, मातृ को माई, मैया, या कुछ भी कहा जाता है। देखो, तद्भव होने के लिए कोई नियमीकरण नहीं चाहिए। तनिक अगर संस्कृत शब्द कहते कहते घिस गया, बिगड़ गया तो वही हो जाता है, इतनी बात है, इससे ज्यादा क्या है। तो याद रखिएगा, मातृ भी तत्सम है, माता भी तत्सम, माता तत्सम शब्द है। 17 के बाद सवाल संख्या 18, पिता भी तत्सम शब्द है। इनमें से सही वर्तनी क्या है? खेल गए गुरुजी, खेल गए। बताओ बताओ बताओ। जिसने नहीं पढ़ी है संधि, उसकी खोपड़ी में खेल जाएगी वर्तनी शुद्धि। तो यदि चाहते हो कि वर्तनी शुद्धि तुम्हारी खोपड़ी पर तांडव न करे, तो उसके लिए जाओ, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में संधि नाम का कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री एकदम। तत्स्वर संधि पढ़ो, व्यंजन संधि पढ़ो, विसर्ग संधि पढ़ो, एक बार पढ़ लो, जीवन भर को हिंदी सुधर जाएगी। पढ़ जरूर लेना। सुनो, जब तत् और एव को जोड़ेंगे तो कचट तब का गजट दब हो जाता है, आधा ता दा बनेगा। इस आधे दा को जब एक ही मात्रा मिलेगी तो एक का तो सिंगल डंडा लगता है, तो ये हो जाएगा तदेव, तदैव नहीं, तदेव, तदेव, ततेव, वैसा ही तदेव बनेगा, तदेव बनेगा। वो तब बनेगा, लेकिन तद कोई शब्द नहीं कि एव लगा के आए वो बना दो, वो नहीं चलेगा। तो लोग कंफ्यूज होकर तदैव लिख देते हैं। वर्तनी पूछ लेता है, हमने सोचा संधिया तक सीमित रखें, तदैव न लिखें, तत एव से तदेव बनेगा, वैसा ही। ठीक है, आइए 19, सवाल संख्या 19, बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य के किस हिस्से में त्रुटि है? एक ऑप्शन और लिख दें, तभी त्रुटिहीन। सोच लो, पूर्ण विराम लगा देते हैं, हाँ, बाद में पता चला कि तो ना पूर्ण विराम नहीं लगा रहा। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य के किस हिस्से में त्रुटि है? यहां भी लगा दें तुमको, यहां नहीं लगा, ये गलती नहीं है। बाकी
अरे छिद्रान्वेषण करने वालों, अरे परदोषदर्शियों, जरूरी नहीं है कि सब जगह गलती हो। कभी कभी सरल सवाल देके एग्जामिनर खेल जाए, बताओ गलती कौन सी है। तुम लगे पड़े हो हिंदी ज्यादा है, ये होना चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं सिंपल, कोई गलती नहीं। ऐसे खेल हमको भी खेलना चाहिए, हक है हमारा। आइए सवाल संख्या 20 पर चलते हैं। नदी अस्थि के जुड़ने से बनने वाला सही शब्द क्या होगा? अब डायरेक्ट पूछ लेते तो खेल हो जाता, और ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं। जैसे नदी अंत से ही शब्द बना के बनाया है, तो क्या होगा? नदी अस्ति, नद्यस्ति जी, बाकी सब फर्जी लिखा है। जहां संधि हो सकती है वहां संधि करनी पड़ेगी। विद्यालय लिखा हो तो विद्या धनालय को विद्या आलय नहीं लिख सकते, बड़ा हटा के संधि बनानी पड़ेगी। जहां संधि हो सकती है वहां संधि करनी पड़ेगी, दिस इज द रूल। तो जब नदी को अस्थि से जोड़ोगे तो यण संधि बनेगी, नदी अस्थि। शब्द क्या बनेगा? जिस अक्षर पर मात्रा लगी है उस अक्षर को करेंगे आधा, ई और भिन्न स्वर मिलके बनाएगा या, आगे लगा देंगे अस्थि, आधा दा, और या को जब जोड़ा जाता है बच्चा तो ये देखो 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 कितना गजब। देखो ये दा ऐसे बनाते हैं, फिर या ऐसे लगा देते हैं। ये वाला सिंबल दिया होता है जो विद्यालय में होता है। दुनिया इसको विद्यालय पढ़ रही है, विद्यालय पढ़ रही है। विद्यालय विद्यालय वालों, विद्यालय होता है, आधा दाव या द्या बना है। तो नदी अस्थि नद्य अस्थि चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ये द्यस्थि ऐसे लिख दो। नदी अंत नद्यंत बनेगा। पूछा गया वर्तनी में, नद्यांत और नद्यंत लिख के पूछता है कि बताओ कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब अगर तुम संधि का यह रूल नहीं जानते हो तो किसी जन्म में तुम तो नद्यांत लगाओगे तो गलत हो जाओगे। हाँ, नदी अंत से नद्यंत बनेगा, नदी अस्थि से नद्यस्थि बनेगा। ठीक है, बस इतनी सी मोहब्बत, इतना सा फसाना है। सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो जमाना है। एक सवाल आज मंगलवार का प्रश्न, इसको ऑफलाइन में आपको कमेंट करके जाना है, यानी आज मंगलवार का प्रश्न। आपने विवाद तो खूब सुना है, शब्द विवाद सुने हो? तो विवाद आपने चूंकि बहुत सुना है तो आज हम विवाद आपसे नहीं पूछेंगे, निर्वाद का अर्थ बताइए। ऑफलाइन में कमेंट करके जाइएगा। मंगलवार का प्रश्न, निर्वाद का अर्थ निर्वाद का अर्थ बताइए, ये बताइएगा। ऑफलाइन कमेंट करके जाइएगा। अभी हमको इजाजत दीजिए, और खत्म करने से पहले बता देना चाहते हैं कि आपके किसी दिल में आवे गुरुजी अमरनाथ सर जी, आपका कोई एप्लीकेशन जहां हम आपसे पेड बैच पढ़ सकते हैं तो है हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ। ये गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लो। 2 नंबर है हेल्पलाइन 9984 001182, इस पर कॉल कर लो, या 9696 930 800, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है इसको डाउनलोड करें आप अपनी पसंद का, अपनी सुविधा का। आरओ के बैचेस, पीसीएस के बैचेस, मेंस के बैचेस, एई के बैचेस, और बहुत सारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की डेट बढ़ गई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच, ये सब अवेलेबल है। आइए पढ़िए पढ़ाइए। करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।